नमस्कार, द फॉलो के इस लाइव सेशन में आप सबों का बहुत स्वागत है। मैं रानी सिंह इस इवनिंग बुलेटिन में, और मेरे साथ खबरों पर चर्चा के लिए सूरज ठाकुर। आज कई बड़ी खबरें हुई हैं राज्य में, उन सबों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज नजर डालेंगे मोराबादी वाली घटना पर। आप सबों को याद होगा कि गुरुवार को मोराबादी में गैंगवार की घटना हुई थी। उसके बाद उसके अगले दिन मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की, फिर फैसला लिया गया कि मोराबादी की तमाम दुकानें जो है वो हटाई जाएंगी। ये सभी बातें एक तरफ, लेकिन उस अपराध में उस क्राइम में जो 5 शूटर थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। सूरज, सबसे पहले इस पर नजर डालिए। 5 जो अपराधी थे वो गिरफ्तार हो गए हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सबों की और क्या क्या नाम है सबों के? इनकी गिरफ्तारी जो है अलग अलग जगहों से हुई है, बिहार से, झारखंड से। इसमें जो 3 आरोपी हैं, 5 लोग थे। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज जो घटना का आया था कि 2 बाइक में 5 लोग सवार थे, तो 5 अपराधियों में से 3 मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, एक शूटर हिमाचल प्रदेश का है और एक झारखंड का। अपराधियों के जो नाम हैं, जो आज झारखंड पुलिस, रांची पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एसएसपी ने वो बताए हैं कि एक जो शूटर है पहला, ज्ञान रंजन उर्फ ज्ञान प्रकाश नाम है, मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। दूसरा संदीप कुमार है जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। सोनू कुरैशी है जो बिहार का रहने वाला है। रविश भारद्वाज है जो बिहार का रहने वाला है। और बिट्टू खान उर्फ तनवीर आलम है, ये झारखंड का रहने वाला है। इनके पास से हथियार भी जो है पुलिस ने बरामद किया है। इनके पास से 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2 देसी पिस्टल, इसके 4 जिंदा कारतूस, और जो घटना में प्रयुक्त की गई थी 2 बाइक्स, उसमें से 1 बाइक जो है ग्लैमर बाइक, वो बरामद किया गया है। आप जानते हैं कि बुधवार को जब घटना हुई, दिन दहाड़े और हाई सिक्योरिटी जोन में ये घटना घटती है, तो निश्चित रूप से प्रशासन पर यह दबाव था कि जल्दी से जल्दी और त्वरित कार्रवाई हो और ठोस कार्रवाई हो। आपको ये भी बता दें कि ये जो गैंगवॉर है वो लवकुश शर्मा और कालू लामा गिरोह के बीच हुआ था, जिसमें कालू लामा मारा गया। तो घटना का मास्टरमाइंड जो है वो लवकुश शर्मा बताया जा रहा है कि उसने ही ये जो पूरा जाल है, हत्या की साजिश जो है वो रची थी, क्योंकि उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कहते हैं कि हितों के वर्चस्व की लड़ाई थी, उसको लेकर। तो तब से ही दबाव था, और बुधवार को ये घटना घटी और आज सोमवार है, तो लगभग 3 से 4 दिन लगे हैं। 5 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जाहिर तौर पर जो लवकुश शर्मा है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है दबिश दी जा रही है, क्योंकि वो भी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था, और इसके बाद हाल ही में कालू लामा बाहर आया था। और ये जानते हैं कि झारखंड पुलिस, जब घटना ये आई तो कहा ही जा रहा था कि झारखंड पुलिस ने और जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने पहले ही अलर्ट किया था कि इनकी रिहाई होती है तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, और लगभग वैसा ही हुआ। तो अब निश्चित रूप से ये थोड़े राहत की बात है कि 5 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो बाकी इसमें मास्टरमाइंड है उनकी तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। तो निश्चित रूप से ये एक तरह से प्रशासन के लिए भी राहत की बात होगी, और सरकार भी जो है जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना झेल रही थी कि दिन दहाड़े ये घटना घटी है, लेकिन इसके बाद भी निश्चित रूप से सरकार पर और प्रशासन पर भी आगे भी ये दबाव रहेगा कि रांची के इतने भीड़ भाड़ और वीवीआईपी इलाके में इस तरह की घटना घटती है, तो उसको रोकने के लिए, मतलब भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। जी, तो आज एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। वहां पर 5 आरोपियों को, जो शूटर थे, जो सीसीटीवी कैमरा में जिन्हें दिखाया गया था, उन सबों की मौजूदगी रही। और एसएसपी ने इस दौरान कहा भी कि अपराध को अंजाम देने के बाद अपराधी बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि वो बच जाएंगे, क्योंकि रांची पुलिस बिल्कुल हाई अलर्ट पर रहती है। वो अगर पाताल में भी छुपे रहेंगे तो हम तुरंत उन्हें ढूंढ निकालेंगे, ऐसा रांची एसएसपी ने, सुरेंद्र झा ने आज कहा है। अब दूसरी बड़ी खबर यह है आज की कि कांग्रेस के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमूचू और सुखदेव भगत ने अपनी पार्टी में वापसी कर ली है। कांग्रेस का दामन उन्होंने फिर से थाम लिया है। पूरी क्योंकि 2 बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, दोनों ने घर वापसी कर ली है। एक ने भाजपा से और दूसरे ने आजसू से। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, इसकी संभावना जो है वो पहले से ही थी कि दोनों वापस पार्टी में आएंगे, और
वो दोनों चाहते भी थे। कई जगह पर उन्होंने सार्वजनिक मंच से भी इसका संकेत दिया था, कई इंटरव्यूज़ में भी इस बात का संकेत दिया था कि वापस वो जो है कांग्रेस पार्टी में आएंगे। आज जब हम खबरें लिख रहे थे तो ट्विटर हैंडल्स हम खंगाल रहे थे, तो हमने देखा कि सुखदेव भगत का जो ट्विटर हैंडल है लगातार वो पिछले 2-3 महीने के अगर उनके ट्वीट्स देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे, चाहे वो यूपी सहित बाकी राज्यों के चुनाव हों या फिर हाल में जिस तरह से महात्मा गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस का जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर बयान हो या फिर प्रधानमंत्री के मन की बात हो, हर जगह वो लगातार उनकी जो क्या कहते हैं आलोचना में ट्वीट कर रहे थे, या झारखंड के मसलों को लेकर भी उनका जो स्टैंड है वो दिख रहा था कि लगातार वो हमलावर थे। और प्रदीप मालमुचु के भी जो पिछले कुछ बयानों को आप देखेंगे तो वो दिख रहा था, क्योंकि उन लोगों के लिए एक राजनीतिक अस्तित्व का भी सवाल खड़ा हो गया था, क्योंकि दोनों ही पार्टी से नाराज थे अलग अलग मसलों की वजह से। प्रदीप बालमुचु नाराज थे क्योंकि उनको उनकी मनपसंद सीट से चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला 2019 के विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा सुखदेव भगत भी उस समय उन्होंने भी छोड़ दी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोहरदगा से चुनाव लड़े। उस समय जो उनके कुछ साक्षात्कार थे उन्होंने ये कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों को ही चुनाव में जो है हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे में और जो वो सम्मान जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उम्मीद थी पार्टी में जिस सम्मान की, आप जानते हैं प्रदीप बालमुचु आजसू में चले गए थे। ये भी क्लियर कर दूं कि प्रदीप बालमुचु ने आजसू का दामन थाम लिया था, वहां से वो चुनाव लड़े, और सुखदेव भगत भारतीय जनता पार्टी में थे और वहां से चुनाव लड़े, लेकिन दोनों को ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में उनके लिए राजनीतिक अस्तित्व का भी सवाल था, क्योंकि कई दशकों की राजनीति उनकी कांग्रेस पार्टी के साथ रही। और आज जो उन्होंने बयान दिए पार्टी में शामिल होने के बाद, तो सुखदेव भगत ने ये कहा कि मैं अपने घर में आ गया हूं और घर में आना सबको अच्छा लगता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना और वो चुनाव लड़ना उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इतनी बड़ी हार जब होती है तो आप निश्चित रूप से उसे एक बड़ी गलती के तौर पर देखते हैं जब कोई कदम आप उठाते हैं और आपको उसमें मुंह की खानी पड़े। लेकिन अगर जीत जाते वो, अगर वहां से विधायक होते भारतीय जनता पार्टी के, तो शायद यही बयान नहीं होता, ऐसा ही कुछ। लेकिन जब हार जाते हैं तो फिर आप एक पार्टी में जाते हैं, वहां आप चुनाव जीत नहीं पाते, एक जनाधार जो पार्टी आपको लेकर आती है वो एक्सपेक्ट करती है कि आपको उनको उस इलाके से जनाधार देंगे, वो नहीं दे सकते। तो ऐसे में आपके राजनीतिक अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा होता है, और निश्चित रूप से ये था। और इसी दौरान जो है जो नए प्रभारी हैं उन्होंने एक पीसी भी किया, जो आज ही का कार्यक्रम था, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ही दोनों ने वापस कांग्रेस का दामन थामा है। तो पीसी में उन्होंने कहा कि जो पार्टी है के कार्यकर्ता हैं, चाहे नेता हों, चाहे वो मंत्री तक हों, वो जो है जो अपेक्षित अनुशासन है, उनसे जो अपेक्षा की जाती है वो जरूर बरतें। ऐसा इस आलोक में कहा होगा मुझे लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है इरफान अंसारी के हालिया बयान। जिस दिन उन्होंने प्रभार संभाला था नए प्रभारी ने, उसी दिन सबसे पहले मतलब 4-6 घंटे भी नहीं हुए थे और उनका ये बयान आ गया था इरफान अंसारी का कि वो चापलूसों से घिर गए हैं। तो निश्चित रूप से ये पार्टी लाइन से अलग और बहुत अजीब सा बयान था। इसके बाद उन्होंने फिर एक नया सिगुफा जो है रविवार को छेड़ दिया कि आरपीएन सिंह से उनकी बातचीत हुई थी। आरपीएन सिंह इस बात के लिए मतलब सहमत थे, या उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो मंत्री हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो जो कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं वो 2.5 साल के टर्म में बदलाव होगा। तो बहुत लंबे समय से उनकी महत्वाकांक्षा जो रही है, वो खुद को जो डॉक्टर बताते हैं और उनको लगता है कि वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनका ये इशारा था। इसके अलावा गीताश्री उरांव पार्टी छोड़कर चली जाती हैं, बयान दे देती हैं कि स्थानीयता और भाषा के मुद्दे पर पार्टी वो स्टैंड नहीं ले रही जो स्टैंड लेना चाहिए था, और पहले माटी फिर पार्टी का एक नारा देकर उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। तो निश्चित रूप से जो घटनाएं हैं, खासतौर पर इरफान अंसारी का बयान, तो इसी आलोक में उन्होंने कहा कि आपको किसी भी तरह की शिकायत है, चाहे वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, जिला अध्यक्ष हो या प्रखंड अध्यक्ष हो, विधायक हो, मंत्री हो, किसी भी तरह की नाराजगी है, कोई शिकायत है, तो वो पार्टी फोरम में बात उठाए, ना कि यहाँ वहाँ बयानबाजियां करें। तो निश्चित रूप से ये इशारा मुझे लगता है कि शायद इरफान अंसारी की तरफ भी जब सुखदेव भगत और इन्होंने जब प्रदीप बालमुचु ने
सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद फिर इरफान अंसारी का तुरंत ही बयान आया कि उन्हें कम से कम अभी 3 साल तक किसी भी पद में नहीं जी उन्हें नहीं देना चाहिए। तो इस तरह के बयान जो इरफान अंसारी के देखने को मिलते हैं, शायद हो सकता है इसी वजह से अविनाश पांडे ने पार्टी के लोगों को अनुशासन में रहने का नसीहत दिया है। और खैर वो रांची में पिछले 3 दिनों से थे और आज वो लौट गए हैं नए प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के। अब बात करते हैं भाषाई विवाद को लेकर जो छिड़ा हुआ है मगही भोजपुरी अंगिका, इस पर मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक पीसी किया और क्या कहना, वो अपना क्या स्टैंड रख रहे हैं, भाजपा क्या स्टैंड रख रही है? देखिए, सबसे पहले तो आज जो है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, इसके अलावा जो मथुरा महतो हैं और पूर्व विधायक हैं गोमिया के योगेंद्र प्रताप, ये 3 बड़े नेता जो हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और वहाँ पर धनबाद और बोकारो में विशेष तौर से जिस तरह से भोजपुरी और मगही को लेकर आंदोलन छिड़ गया है और उसे हटाने की मांग की जा रही है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने ये मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी हैं कि उनकी मांगें जो जायज़ हैं, जो छात्र मांग कर रहे हैं उनकी मांगें जायज़ हैं और सरकार को उस पर सकारात्मक दृष्टिकोण से संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि आज उन्होंने मुलाकात की, आज से 3-4 दिन पहले जगन्नाथ महतो चंद्रपुरा गए थे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने और वहाँ पर भी उन्होंने अभ्यर्थियों को ये आश्वासन दिया था कि जो भी आपकी मांगे हैं उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ और मैं ये मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखूंगा। और उस समय उन्होंने कहा था कि मैंने चिट्ठी भी लिखी है और अब मुलाकात करके, तो शायद उसी का ये परिणाम है कि आज उन्होंने मुलाकात की और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यही बात बताई कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी है और वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनको वरीयता मिलनी चाहिए, भाषा पर वरीयता मिलनी चाहिए, रोजगार में वरीयता मिलनी चाहिए। और वहाँ पर चूंकि भोजपुरी और मगही बोलने वालों की ज़्यादा आबादी नहीं है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और नहीं थोपा जाना चाहिए। तो इस तरह से एक तो स्टैंड जो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो इस मांग के साथ, मतलब छात्रों की जो मांग है उसके साथ है। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्टैंड अपना क्लियर किया कि वो भी मानती है कि मैं जो है मतलब हम भी है जो इस भाषा आंदोलन को समर्थन करते हैं। रविंद्र राय जिन पर हमला हुआ, कल की मानव श्रृंखला जब बनी थी उस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी जो हल्की फुल्की हाथापाई झड़प हुई, तो उसको लेकर उन्होंने जिस तरह से कहा कि चूंकि मैं उसको समर्थन कर रहा हूं तो साजिशन मुझ पर हमला करवाया गया। तो शिक्षा मंत्री ने इस पर भी पलटवार किया। शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि ये वही लोग हैं जो जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो बाहर तख्ती लेकर बैठते हैं कि भोजपुरी को शामिल किया जाना चाहिए, मगही को शामिल किया जाना चाहिए। और अब जबकि जन आंदोलन बड़ा होने लगा है और क्षेत्र में होने लगा है, तो उन्होंने बाकायदा नाम लिया है कुछ बड़े नेताओं का। इनमें अमर बावरी का नाम है, विरंची नारायण हैं, ढुल्लू महतो हैं, राज सिंह हैं, जो धनबाद और बोकारो क्षेत्र से आते हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर वाकई में वो समर्थन करते हैं तो उनको जिस तरह से हमने बातचीत की, हम 3 नेताओं ने जाके मुख्यमंत्री को, तो उन्हें भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो जाना चाहिए और मुख्यमंत्री के सामने मांग रखनी चाहिए कि भोजपुरी और मगही को हटा दिया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहां तक स्टैंड की बात है, तो हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर स्टैंड को लेकर बहुत क्लियर नहीं उन्होंने कहा, पर उन्होंने ये कहा कि जो मसला है वो सामाजिक ताने बाने का है कि लोग आके बसे हैं, रह रहे हैं, तो सामाजिक ताने बाने का है और उसी दृष्टिकोण से लोगों को मिलकर बैठकर एक बीच का रास्ता समाधान निकाला जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज की जो पीसी थी और आज के भाषा विवाद को लेकर जो दिन भर की अपडेट थी वो यही है जी। तो जेएमएम ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, एक तरफ से भाजपा ने भी अपना क्लियर कर दिया और अब जगन्नाथ महतो का कहना है कि अगर वो सच में इस भाषाई विवाद को, आंदोलन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ आए और हमारे प्रतिनिधि मंडल में शामिल हो। उन्होंने क्लियर कुछ नेताओं के नाम बाकायदा लेकर ऐसा कह दिया है। अब कल बजट पेश होना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करने जा रही हैं 1 फरवरी। कैसा लगता है इस पर, किस तरह का बजट रहेगा और इस पर क्या अपडेट्स हैं कुछ? देखिए, बजट सत्र की जो शुरुआत है
वो आज से ही हो गई। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया और 1 साल की जो उपलब्धियां हैं सरकार की वो बताई। इसके अलावा उन्होंने भविष्य की योजनाओं का भी एक जो लिखा जोखा खाका है वो रखा। कल सोमवार को, कल मंगलवार है, कल 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी और ये कोरोना महामारी के दौरान दूसरा बजट होगा जो कोरोना महामारी के दौरान पेश किया जा रहा है। तो जान रहे हैं कि कोरोना की वजह से इकोनॉमी को थोड़ा सा नुकसान जो है वो निश्चित रूप से पहुंचा है, क्योंकि पहले जो लॉकडाउन था उसमें मार्केट पूरी तरह से बंद रहा 2-2.5 महीने 3 महीने तक, और बीच बीच में कहीं ना कहीं कई सेक्टरों को नुकसान होता रहा है। विनिर्माण सेक्टर को हुआ है, जो मोटर व्हीकल सारे हैं उस सेक्टर को नुकसान हुआ है। एकमात्र जो सेक्टर है पूरे कोरोना काल में जिसने इकोनॉमी को बूस्ट किया और जिसका जो परफॉर्मेंस है वो सकारात्मक रहा है वो कृषि सेक्टर है, जिसने 3 से 4% की बढ़ोतरी दर्ज करके दी और भारत के इकोनॉमी को बहुत फिसलने से बचाया। लेकिन उसके बीच किसान आंदोलन भी चलता रहा। और जो बजट है तो निश्चित रूप से कृषि सेक्टर को कुछ राहत दिया जा सकता है, किसानों के लिए नए ऐलान हो सकते हैं। उसका कारण ये भी है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन मैं पंजाब और उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से था। पूरा पंजाब जो है किसान आंदोलन से प्रभावित था। तो ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं। पहले ही शीतकालीन सत्र के दौरान ही कृषि कानून वापस लिया जा चुका है, तो निश्चित रूप से बजट में भी ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं जिसके लिए चुनावी की मतलब उसका प्रभाव दिखे। दूसरी जो अहम बात है कि पिछले 2 साल में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने, रसोई गैस की कीमतों ने, खाद्य तेल की कीमतों ने बहुत रुलाया है। अभी भी अगर आप सब्जी मार्केट में जाएं तो सब्जी की कीमतें जो हैं वो बहुत सामान्य नहीं है कि जिसे ठीक कहा जा सके। और ऐसे में जब कोरोना काल में लोगों की कमाई घटी है, जो खास तौर पर जो मान लीजिए कोई स्टार्टअप चला रहे थे या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनकी सैलरी घटी है, सैलरी में कटौती हुई है, तो निश्चित रूप से उनके राहत के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। और जब हम लोगों ने लोगों से बात की, आपने भी आज कुछ महिलाओं से बातचीत की है उनके घर के बजट को लेके, और जो लोग हैं तो वो लोग भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम जो आटा दाल चावल जो बहुत बेसिक नीड है आम आदमी की, वहां पर कुछ राहत दिया जा सकता है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में हाल के दिन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे वो दूसरे देशों से हथियारों की आपूर्ति करना हो या हाल ही में भारत सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल जो स्वदेशी है उसको बेचा है, तो उस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की हो सकती है। एक और अहम चीज़ है एजुकेशन। नई शिक्षा नीति बनी है और नई शिक्षा नीति जो है वो कोरोना के काल के दौरान ही नई शिक्षा नीति पेश की गई, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सका है क्योंकि दूसरी लहर ने बहुत ज़्यादा ही तबाही मचाई और उस दौरान भी कई सेक्टर्स को बहुत नुकसान पहुंचा। तो एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि एक नए तरीके के एजुकेशन की जो देखी जा रही है परिपाटी की ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, तो हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, तो उस सेक्टर में ज़रूर कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जो टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग टैक्स भरते हैं, तो आप जान रहे हैं कि एक बड़ी आबादी जो है असंगठित क्षेत्र में है, एक बड़ी आबादी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती है। इसके अलावा जो सरकारी सेक्टर में भी जो लोग काम करते हैं तो उसमें भी जो उनके पीएफ्स होते थे उस पर बाद में क्या कहते हैं उसको भी टैक्स के दायरे में लाने की बात हुई थी। तो उन कई सेक्टर्स में भी लोग जो हैं उम्मीद करेंगे कि लोगों को राहत दी जाए टैक्स में। इसके अलावा जो कोरोना काल के दौरान जो कई रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि कोरोना काल के दौरान जो इलाज में बहुत खर्च हुआ, तो आमतौर पर एक बीमारियों की एक लिस्ट होती है जिसमें इलाज जब उन बीमारियों में खर्च किया जाता है तो उसे टैक्स जब आप पे करते हैं तो जो बीमारियों में होने वाला जो खर्च है, बीमारियों के इलाज में होने वाला खर्च, उसे डिडक्ट कर दिया जाता है, उसमें माफ़ी कर दी जाती है। जैसे आप जानते हैं कि आप कोई समाज सेवा का काम करते हैं, बड़े बिजनेसमैन या आप स्टार्टअप भी चला रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ राहत दी जाती है अगर आप समाज सेवा का काम करते हैं। लेकिन जब गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित होता है और उनके इलाज में, जैसे कैंसर है, एड्स है,
इस तरह की 10 बीमारियों की एक लिस्ट है, अल्जाइमर है उसमें। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जिसका इलाज बहुत महंगा होता है और उस इलाज पर होने वाले खर्च में छूट दी जाती है। लेकिन जो कोरोना है एक नई महामारी थी, नई तरह की बीमारी थी और बहुत खर्च लोगों को करना पड़ा है। और एक रिपोर्ट है कि निजी अस्पतालों ने 4 से 5 गुना तक जो कीमत है वो वसूली है, बिल बनाया है। आप यही जान लें कि मध्य प्रदेश के एक बड़े किसान थे, संभ्रांत किसान थे, वो दक्षिण भारत के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी वजह से, और 8 महीने में 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो उस चीज की भी मांग की गई है, जो एक बड़ा धड़ा है, उन्होंने मांग की है कि कोरोना को भी उसके दायरे में लाया जाए और जो कोरोना में के इलाज में जो खर्च हुआ है उसको टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए और वहां पर छूट दी जाए। तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से इस बारे में भी कोई ऐलान हो। इसके अलावा जो डेथ ऑडिट हो रही हैं तो उनके लिए भी कुछ हेल्थ सेक्टर में, चूंकि कोरोना में हमने देखा कि कई राज्यों में यह भले सरकारें मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दे और वो अमेरिका और कनाडा या ब्रिटेन का उदाहरण दे दे, वहाँ की आबादी और यहाँ की आबादी की तुलना कर दे कि हमने इतनी आबादी थी, ये इतनी ही डेथ्स हैं। पर सच यही है कि हेल्थ सेक्टर जो है बुरी तरह से धराशायी रहा और एक मूवमेंट पर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को लाइनों में लगते देखा, अस्पताल में बेड के लिए लड़ते देखा। तो एक बेसिक नीड्स जो है पूरी तरह से फेल दिखी, वो बहुत मुश्किल जो है हालात सुधरे हैं। तो हेल्थ सेक्टर में लोग जरूर उम्मीद करेंगे कि जो स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं वहां से लेके स्टेट के रिम्स जैसे जो बड़े अस्पताल हैं, देश में एम्स जैसे जो बड़े अस्पताल हैं, तो हेल्थ सेक्टर में किस तरह की छूट दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना निसंदेह सरकार चला रही है, उसमें क्या जो बीमा या इलाज के सीमा की राशि है वो क्या बढ़ाई जाती है, तो क्योंकि अभी भी लहर खत्म नहीं हुई है। WHO ये भी कह रहा है कि और भी लहरें आएंगी, तो इसमें भी शायद हेल्थ सेक्टर में भी लोग उम्मीद करेंगे कि सरकार बजट में वहां भी राहत दे। चलिए, तो बजट कल पेश होने वाला है, लेकिन ये सूरज के एनालिसिस थे जो इन्होंने क्यों ये काफ़ी खबरें इस पर बना चुके हैं, कई इन्होंने रिपोर्ट्स भी इस पर की और लाइव जाकर भी इन्होंने कई लोगों से बात की, मैंने भी की महिलाओं से। महिलाओं की बस यही एक डिमांड थी कि बाकी क्या हो रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, महिलाओं को किचन में कुछ रियायतें मिलनी चाहिए। तो सबको इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं कि उनके अकॉर्डिंग बजट जो है रिलायबल होना चाहिए ताकि सबका खर्च जो है आसानी से चल सके। फिलहाल कई दर्शक जो हैं क्वेश्चंस कर रहे हैं कि बैठक में क्या फैसला लिया गया। बता दें कि अभी आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक चल रही है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। जैसे ही वहाँ निर्णय लिए जाएंगे उसके बाद तुरंत ही हम फिर फॉलोअप में आप लाइव आकर अपडेट्स जो है वो ले सकते हैं। बाकी जो भी खबरों पर हमने चर्चा की उसे इतनी देर से आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।